आज का हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्व में निर्जातीयता एवं निर्जाति संघर्ष, बोडो समस्या एवं बोडो समझौता। मैं नॉर्थ ईस्ट आपको लेके चल रहा हूं। अभी 2020 में बोडो समझौता हुआ है, जिसको कि हमारी सरकार एक बहुत महान समझौता के रूप में प्रस्तुत कर रही है। और ये बोडो समझौता में भी कई तरह की चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। तो बोडो एकॉर्ड जो है, जो 27 जनवरी 2020 को हुआ, इसके कारण बोडो प्रॉब्लम भी एक प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमारे जीएस के कई पेपर में महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का एक मेन टॉपिक है। बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कई सवाल पूछा जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट से लगभग एक सवाल रहता है। मैं नॉर्थ ईस्ट के 3, 4, 5 क्लास का सीरीज कर दूंगा, ताकि एक साथ में बीच बीच में करता चलूं तो आपको एक समझ बने। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की मैं एक समझ बनाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद फिर असम की एक समझ बना दूंगा, और फिर इसके बाद बोडो समस्या को हम लोग देखेंगे, और उसी के चश्मे से हम बोडो समझौता को देखने का प्रयास करेंगे। अभी CAA के संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट में काफी आंदोलन उभर कर सामने आए हैं, या फिर अभी इनर लाइन परमिट के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर्स भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों से जुड़े करंट अफेयर्स की चर्चा आपको करेंगे। एक टॉपिक हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा कि आपका नॉर्थ ईस्ट भी तैयार हो जाए, और आपके जनरल स्टडीज के अलग अलग पेपर के टॉपिक भी पूरा का पूरा तैयार हो जाए। ये नॉर्थ ईस्ट आजादी के पहले ये 7 राज्य नहीं था, बल्कि एक था, और इसको असम प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। यानी बिफोर 1947 असम प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। और आजादी के जस्ट बाद अराकान पर्वतीय क्षेत्र पर शासन व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की एक इकाई के रूप में एक और यूनिट का आगमन होता है, इज कॉल्ड नीफा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इस तरीके से आजादी के समय असम प्रोविंस और नीफा के तहत गवर्न होता था, अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश आजाद हुआ, और आजादी के साथ इस क्षेत्र के कई इलाकों में आजादी के लिए जन आंदोलन की शुरुआत होती है। कुछ मुद्दों पर विद्रोह की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे इन इलाकों में उग्रवाद का जन्म होता है। और इसी उग्रवाद के जन्म के साथ अलग अलग राज्यों का गठन होता है। सबसे पहला इंसर्जेंस हमें दिखाई देता है, इंसर्जेंसी या उग्रवाद कहें तो, नागालैंड में। आजादी के साथ ही नागालैंड में नागाओं के लिए अलग देश की मांग को लेकर के जन आंदोलन शुरू होता है। अब सरकार सबको अलग देश तो नहीं देगी, इस तरह के मांग को यह कहकर शांत करने का प्रयास किया जाता है कि भाई, आपको हम अलग देश तो नहीं देंगे, ये भारत की एकता और अखंडता के समक्ष खतरा है, विपरीत स्थिति है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक अलग राज्य ले लो। फलतः 1963 में असम में इन 1963 एक अलग राज्य बना। नाइनटीन 63 में नागालैंड पहला राज्य आया। उसके पहले 1960 में असम राज्य का गठन हो चुका था, ध्यान देना। लेकिन प्रॉपर तरीके से असम प्रोविंस के अधीन शासन था, तो असम राज्य था, बट एक राज्य के रूप में प्रॉपरली असम का गठन 1960 में होता है। बट हम उसको मान के चले कि पहले से ही पूरा का पूरा असम ही था, असम के अंतर्गत ही शासित था 1960 में। तो असम को काटकर, अगर हम इसको यूं कहें या नेफा से निकाल करके
एक अलग राज्य बना नागालैंड इन 1963। आजादी के जस्ट बाद असम प्रोविंस, नेफा, 1960 में असम स्टेट, और इस पूरे के पूरे राज्य पर जो डोमिनेंसी थी वो अहोम हिंदुओं की थी, न कि ट्राइब्स की थी। अहोम एक ऐतिहासिक रूप से वहां के शासक हुआ करते थे, शासक होने के नाते अवेयर थे, अंग्रेजों के सहभागी थे, सहपाठी थे, तेज तर्रार थे, और उधर बंगाली लोग भी काफी पढ़े लिखे होते थे। इसलिए असमी और बंगाली लोगों का वर्चस्व पूरे असम पर रहा। साथ साथ असमी भाषा और बंगाली भाषा भी धीरे धीरे यहां पॉपुलर होती चली गई, बट असमी भाषा की डोमिनेंसी यहां पर थी। 1957 में असम सरकार निर्णय लेती है, असम प्रोविंस की सरकार, कि असमी भाषा को राजकाज की भाषा बनाई जाए। ऐसी स्थिति में अन्य जनजातीय क्षेत्र के लोगों को यह डर होता है कि अगर असमी भाषा राजकाज की भाषा बनेगी तो असम के लोगों की, असमी लोगों की डोमिनेंसी शासन प्रशासन सभी जगहों पर हो जाएगी और हम पिछड़ जाएंगे। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा था। फलतः असमी सरकार के इस निर्णय का विरोध शुरू हुआ। 1960 के बाद जब प्रॉपर असम राज्य का गठन हुआ तो इस भाषा को लादने का प्रयास किया गया। विरोध में जब जनजातीय लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग करनी शुरू कर दी तो फाइनली 1972 में 1972 में 3 राज्यों का और गठन होता है। असम को काटकर, असम को काटकर, नेफा को काटकर मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972 और मेघालय 1972, यानी 1972 तक आते आते, और ध्यान देना ये सभी राज्यों का गठन विरोध और आंदोलन के परिणाम स्वरूप होता है। 72 तक आते आते यहां 5 राज्य बन गए, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और 1972 में एक और काम किया गया कि नेफा का नाम बदलकर, अब नेफा में यही इलाका बचा रह गया था, बचा, तो यहां पर नाम बदल करके इन 1972 कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश। फिर से रिपीट करता हूं, 1972 में असम को काट करके 3 और राज्य बनाए गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और 1972 में ही अरुणाचल प्रदेश को, नेफा को अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और 72 में मिजोरम को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो 5 राज्य बन गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। इधर मिजोरम में 1960 से ही एक मिजोरम के नेता लाल डेंगा के नेतृत्व में यहां हिंसक आंदोलन शुरू हो चुका था। क्यों भाई? यहां के लोगों को, मिजो जनजातियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर, जैसे नागालैंड, उसी तरह से मिजोलैंड। एक लंबे समय तक उग्रवादी आंदोलन के बाद, हजारों लोगों की हत्याओं के बाद फाइनली 1986 में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा मिला। इन 1986, इसको 87 भी कहा जाता है, ध्यान देना। मिजोरम एक राज्य बन गया 1986-87 में। और जब मिजोरम राज्य बन गया, एक लंबे हिंसक आंदोलन के बाद कि भाई देश नहीं देंगे, हमारे भारत की यही
रणनीति होगी ना कि अगर किसी अलगाववादी आंदोलन को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम उनको अलग राज्य का दर्जा देकर, स्वायत्त परिषद का दर्जा देकर उनकी मांगों को हम शांत करने का प्रयास करते हैं। भारत एक कई राज्यों का संघ है। पृथक राज्यों का गठन हमारे संविधान में स्वीकृत है। इसके पीछे की सोच है कि ढेर सारे राज्यों के गठन से शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपना संगठन बनाकर अपने लिए अलग राज्य की मांग करता है तो ये संविधान सम्मत मांग कहलाता है, ये गैर कानूनी मांग नहीं कहलाता। लेकिन अगर अलग राज्य की मांग के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करता है, हिंसा का इस्तेमाल करता है, हत्याएं करता है, तो फिर ये गैर कानूनी है, ये गलत है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक तरीके से वो अलग राज्य की मांग करता है तो ये गैर कानूनी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में ही देखोगे, मध्य प्रदेश में देखोगे, कई राज्यों की मांग चल रही है, बट लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। तो अलग राज्य की कोई मांग करे चलेगा, लेकिन अलग देश की मांग गैर कानूनी है। और जब कोई अलग देश की मांग करता है तो क्यों करता है? कहीं ना कहीं वो समुदाय समस्याओं से ग्रसित होता है। चीजों को समझना है, समस्याओं से ग्रसित होता है और उनको लगता है कि अगर हम लोग इससे अलग हो जाएंगे तो यहां पर, या फिर वो अल्पसंख्यक होता है, अलग थलग पड़ जाता है, तो उनको लगता है कि हमको अलग अगर देश होगा तो हमारा विकास बेहतर तरीके से होगा। केंद्रीय मुद्दा यही होता है। अलग राज्य की मांग भी अगर कोई क्यों करता है तो उनको लगता है कि हम जहां हैं उस राज्य में किसी अन्य समुदाय की डोमिनेंसी है, हम जहां हैं वहां पर कुछ अन्य समुदाय की डोमिनेंसी है। अगर हम लोगों को अलग राज्य मिल जाएगा तो वहां पर शासन हमारा होगा। एक सिंपल एग्जांपल, हम बोडो पे आएंगे। बोडो आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आप पश्चिम बंगाल के नक्शे को देखिए। ये पश्चिम बंगाल यहां से शुरू होता है, ये वेस्ट बंगाल का मैप ये वाला है बच्चा, और ये पूरा का पूरा यहां पर इसकी राजधानी है और ये चला जाता है यहां तक। मैंने आपको दिखाया था कैसे ये यहां तक घुस रहा है पश्चिम बंगाल। ये पूरा पश्चिम बंगाल है बच्चा। अब कोई यहां का रहने वाला है तो उसको कलकत्ता आने में कितनी परेशानी होगी। इतना दूर, हाईकोर्ट में केस हो गया तो, या किसी तरीके से राजधानी जाना पड़ा प्रशासनिक कार्यों की वजह से। अब इस इलाके के अगर आप जनांकिकी के स्वरूप को देखोगे तो आप पाते हो कि यहां पर मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का जमवाड़ा है। यहां के कुछ जो जिले हैं, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कलिंगपोंग, कुर्सियांग, ये वे जिले हैं जहां नेपाली मूल के लोगों का जमवाड़ा है और नेपाली मूल के लोग सामान्य बंगाली लोगों से अलग थलग होते हैं, रेशियली, प्रजातीय रूप से अलग थलग होते हैं। उनकी अलग जैविकीय विशेषता होती है, नाटे नाटे, चपटे चपटे, छोटे छोटे। अब इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार पर डोमिनेंसी बंगालियों की, जो हमसे बिल्कुल बायोलॉजिकली अलग है, और पश्चिम बंगाल के सत्ता में जब ये होते हैं तो फिर हमारे क्षेत्रों के हितों की उपेक्षा हो जाती है। इनके अंदर इस बात का एहसास, फीलिंग होने लगा, और जब फीलिंग होने लगा तो उस फीलिंग को मोबिलाइज करने का काम वहां एक नेता करता है जिसका नाम है सुभाष घिसिंग, और वो उन लोगों को मोबिलाइज करके इन 4 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की मांग को लेकर जन आंदोलन शुरू करता है, गोरखालैंड की मांग। इसको गोरखालैंड आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अलग राज्य की मांग क्यों उठती है, अलग देश की मांग क्यों उठती है। सरकार अलग देश की मांग नहीं स्वीकार कर सकती है, यह संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन उनको अलग राज्य का दर्जा देकर कि अलग देश नहीं देंगे। यदि आपको इस बात का एहसास होता है, नागा लोग, मिजो लोग, कि भारत के साथ रहने पर आपके साथ अन्याय होगा, भारत में जिस समुदाय की सत्ता है वो आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगी, तो आप
के लिए अलग राज्य का हम गठन कर देते हैं। वहां पर आप खुद शासन करो, आपके चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में होंगे, सरकार आपकी होगी, आप बस केवल भारत संघ के अधीन हो, दैट्स ऑल। और इसके लिए भारत संघ फंड भी करेगी, आपके विकास में भी योगदान देगी। इस तरीके से हम पृथक राज्य का दर्जा देकर ऐसी मांगों को शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर राज्य के अंदर फिर कोई एक समुदाय मांगना शुरू कर दे, जैसे पश्चिम बंगाल में गोरखा लोगों ने मांगना शुरू कर दिया, तो हम कितना राज्य देंगे? तो कई बार हम क्या करते हैं कि राज्य के जगह पर स्वायत्त परिषद का गठन कर देते हैं। मतलब राज्य के अंदर एक छोटा राज्य समझ लो। ये स्वायत्त परिषद जिला स्वायत्त परिषद के रूप में होता है, क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के रूप में होता है। जिला स्वायत्त परिषद का कंसेप्ट बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल विश्लेषण में न जाकर सामान्य रूप से समझने के रूप में कहूं कि एक जिला के लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा एक परिषद बनाने का अधिकार मिल गया और उस परिषद में एक हेड बन जाएंगे और उस हेड को ढेर सारा अधिकार उनको दे दिया जाएगा। ये जिला स्तर पर स्वायत्त परिषद हो गया और उनको इतना ज्यादा अधिकार दे दिया जाएगा कि वो अपना विकास खुद करेंगे। इससे उनको उनके असंतोष में कमी आएगी और उनके विकास की गति तीव्र होगी। उनके विकास की गति तीव्र होगी। क्लियर है? तो अलगाववाद या पृथकतावाद का मतलब होता है अलग देश की मांग, भारत से बिल्कुल अलग, सेपरेटिज्म। किसी देश के अंदर रहते हुए स्वायत्तता की मांग का मतलब होता है अलग राज्य की मांग या स्वायत्त परिषद की मांग या कुछ विशेष अधिकारों की मांग। तीनों के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वायत्तता की मांग। जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता है। 1974 में पंजाब में अकाली दल ने जब आनंद शाही प्रस्ताव पारित किया तो कहा कि जिस तरीके से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार स्वायत्तता दी गई है, पंजाब को भी वो अधिकार दिया जाए। या फिर शेख अब्दुल्ला ने और विशेष स्वायत्तता की मांग करी और भारत सरकार से कहा कि आप रक्षा अपने पास रखो और संचार और विदेश हमें दे दो। इस तरीके से अलग अलग देश की मांग या अलग राज्य की मांग के आलोक में इन राज्यों का उद्भव हुआ। अरुणाचल को छोड़ दोगे तो अरुणाचल प्रदेश को सरकार ने ऐसे ही राज्य का दर्जा दे दिया। जब मिजोरम राज्य का गठन हुआ तो सरकार ने सोचा कि फिर अब एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों रहेगा, तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरीके से 1987 तक ये 7 सिस्टर स्टेट का गठन हो गया। यही है आपके 7 राज्य। तो फिर से हम कंसंट्रेट करते हैं इन राज्यों में। एक राज्य असम, एक लंबे समय से असम में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार नहीं बल्कि केंद्रीय पार्टियों की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। अगर हम कुछ पीछे से आए, हम ज्यादा दूर पीछे नहीं जाएंगे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वहां पर अगर हम आएंगे तो 83 से कांग्रेस पार्टी की सरकार हितेश्वर सैकिया की सरकार रही है, 83 से 85 तक। 1985 से लेकर के 1991 तक प्रफुल्ल कुमार महंता के नेतृत्व में असम गण परिषद की सरकार रही है। उसके बाद 1995-91 से लेकर के 1996 तक फिर से हितेश्वर सैकिया की सरकार आती है। 1996 से, हितेश्वर सैकिया मतलब कांग्रेस पार्टी की, और 1996 से 2001 तक जाओगे तो फिर से प्रफुल्ल कुमार महंता की असम गण परिषद की सरकार आती है। ये असम गण परिषद क्षेत्रीय पार्टी है। ये सब आपके लिए इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि CAA अभी वहीं से जुड़ा हुआ घटना है। NRC अभी असम से जुड़ा हुआ घटना है और कई संदर्भों में यहां से टॉपिक आपके क्रिएट हो रहे हैं, सवाल आपके बन रहे हैं। NRC से सवाल आपके बनने की संभावना है, CAA से जुड़ा हुआ असम का क्या मुद्दा है वहां से सवाल बनने की संभावना है, या बाकी जो इश्यूज है वहां से सवाल बनने की संभावना है। और इन सभी मुद्दों से इन सरकारों का संबंध है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी चर्चा कर दी। तो 1996 से 1991 में फिर से प्रफुल्ल कुमार महंता की सरकार और 1991 के बाद फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार होती है। रंजन गोगोई
हितेश्वर सैकिया के बाद वहां रंजन गोगोई मुख्यमंत्री बनते हैं 2001 में, और 2001 से 2016 तक रंजन गोगोई सत्ता में रहते हैं। यानी 15 15.5 साल का मुख्यमंत्रित्व का काल, 3 सेशन अगर आप कह सकते हो, तो रंजन गोगोई वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं। और फिर 2016 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से बीजेपी के नेता सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो आज भी वहां मुख्यमंत्री हैं। ये है वहां का पॉलिटिकल पार्टी का एक सिनेरियो, एक पॉलिटिकल दृश्य जो मैंने अलग अलग सरकारों के संदर्भ में बना दिया। अगर आप इसके बारे में कुछ देखना चाहोगे तो देख लो। पॉलिटिकल सिस्टम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं अभी, राज्यपाल जगदीश मुखी है, विधानसभा में 126 सीट है, लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, असम गण परिषद है। राइट। इसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी और है, इसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी और है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का नाम आपने सुना होगा। ये अजमल खान साहब की पार्टी है। अजमल खान वहां के मुस्लिम नेता हैं, और असम के विधानसभा में इनका 19, 20, 25 सीट हमेशा से इनकी पार्टी का रहा है। एक लंबे समय से कांग्रेस के साथ तालमेल करके ये सत्ता में आते रहे हैं, या कांग्रेस के साथ काम करते रहे हैं। इन पर आरोप लगाया जाता है कि यही बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में प्रवेश करवाकर इनके पार्टी, इनके कैडर के लोग उनके लिए आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके लिए वोटर आईडी बनवाते हैं, और उनको भारत की नागरिकता दिलवाने का, दिखाने का प्रयास करते हैं। इससे उनको फायदा होता है कि उनका वोट बैंक बढ़ता है और चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होती है। जिस तेजी से असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का बढ़ावा हुआ, असम की एक सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या, और यहां से जुड़े हुए कई सवाल यूपीएससी ने पूछा है। तो असम में घुसपैठ की समस्या के लिए भी इनको कटघरे में खड़ा किया जाता है। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो हाल में ये न्यूज बड़ा चर्चा में रहा है कि अभी हमारे बिपिन रावत साहब ने इस अजमल खान साहब पर एक टिप्पणी करी कि असम के एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठ को सपोर्ट करते रहे हैं और घुसपैठ में कैसे समर्थन करते रहे हैं। जब बिपिन रावत जी ने ये बात कही तो ओवैसी का इस पर बहुत कठोर प्रतिक्रिया दिखाई दिया। ओवैसी का नाम आपने सुना होगा कि एक भारत के सेनाध्यक्ष को किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये अभी ताजा खबर है बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के। तो ये यहां की कहानी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। एक और पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट ऑफ आसाम। यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट ऑफ आसाम 1980 में यहां पर माइनॉरिटीज का, मुस्लिमों का एक स्टूडेंट यूनियन बनता है, आमसू, ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन, आमसू, ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन, AMSU, आमसू, 1980। और यह आमसू ही अपने विंग के रूप में इस पॉलिटिकल पार्टी का गठन करवाता है 1985 में। तो ये पॉलिटिकल पार्टी भी एक माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल पार्टी है जो आमसू के विंग के रूप में, स्टूडेंट यूनियन के विंग के रूप में काम करती है। इस तरह से यहां की प्रमुख राजनीतिक दल, लेकिन सत्ता में बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी हाल में, नहीं तो असम गण परिषद रही है। बीजेपी के साथ अभी असम गण परिषद रही है। बीच में कुछ मुद्दों पर असम गण परिषद और बीजेपी में टकराव होता रहा है। असम गण परिषद एक लंबे समय से बाहरी घुसपैठ के लिए जन आंदोलन करती रही है। यह चीज आपको दिखाई दे देगा अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो। और इसी बाहरी घुसपैठ को मुद्दा बना करके हमारी बीजेपी चुनाव जीतती है और चुनाव में असम गण परिषद का साथ होता है। असम गण परिषद के ही नेता थे सर्बानंद सोनोवाल, भी आपको याद रखने की बात है, जो सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के में शामिल हुए और आज बीजेपी के तरफ से वो असम के मुख्यमंत्री हैं।
तो ये है असम का एक पॉलिटिकल सीन जो थोड़ा बहुत चर्चा है, जो दिमाग में होनी चाहिए समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ के प्रमुख समस्याओं की चर्चा करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा असम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या। इसके बाद फिर हम असम की दूसरी समस्या की बात करेंगे तो गरीबी। तीसरी समस्या की बात करेंगे तो पिछड़ापन। और चौथी समस्या है विदेशी घुसपैठ की समस्या। चौथी समस्या है विदेशी घुसपैठ की समस्या। बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या या अन्य बाहर के लोगों के घुसपैठ की समस्या, यह असम की प्रमुख समस्या रही है। इस समस्या के प्रति असम की जनता अवेयर रही है और इस समस्या के विरोध में असम की जनता ने एक लंबे समय तक जन आंदोलन किया। इसलिए असम की जितनी भी घटनाएं हैं उनके मूल में, जो भी इंसर्जेंसी है उनके मूल में कहीं ना कहीं बाहरी घुसपैठ, ये जो लास्ट वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये तो एक सपोर्टिव कारण हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें एथनिसिटी का विकास, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जैसे कारण, अलग देश की मांग को लेकर के इंसर्जेंसी, अलग राज्य की मांग को लेकर के इंसर्जेंसी, उग्रवाद, तो इन सब के मूल में असम में बाहरी घुसपैठ, विदेशी घुसपैठ, बांग्लादेशियों का घुसपैठ एक प्रमुख कारण रहा है। असम का परिचय आपको मैंने दे दिया। हम बोडो पर आने वाले हैं, पर थोड़ी सी हल्की सी टच मैं असम के कुछ इस इलाके से जुड़ी हुई समस्या पर कर दूं, हल्का सा, फिर मैं बोडो पर कंसंट्रेट आपको करूंगा। असम का मैप आपके सामने है। असम का जो इलाका मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मेघालय है। यहां पर ये आ रही है नदी, ध्यान दीजिएगा, मेघालय की। यहां आइए, इस इलाके में बोडो है, ये बोडो का इलाका है। एक काछार पर्वत, करबी ओगलांग पर्वत है। ये पूरा मैदानी इलाका है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, खेती वाला इलाका। बांग्लादेशी घुसपैठ, ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेशी घुसपैठ मेघालय में इधर नहीं हो पाता है, ये पूरा खड़ा पहाड़ है मेघालय का। तो खड़ा पहाड़ में बांग्लादेशियों को प्रवेश करने में कठिनाई है, इसलिए बांग्लादेशियों का भारत में घुसपैठ अगर दिखाई देता है तो आपके पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी की सरकार है, वहां घुसपैठ पूरा है। इसके बाद अगर हम असम के क्षेत्र में जाएं तो धुबरी के इलाके से, धुबरी जिला है, ये धुबरी के इलाके से, धुबरी कोकराझार, तो ये धुबरी के इलाके से इसमें घुसपैठ है, यानी ब्रह्मपुत्र के इलाके से ये बोडो क्षेत्र में ढेर सारा घुसे हैं। थोड़ा बहुत ये इस इलाके में मेघालय में घुसे, धुबरी के इलाके से बोडो क्षेत्र में घुसे। इसके बाद फिर ये त्रिपुरा में घुसे हैं। और फिर अगर हम यहां त्रिपुरा के अलावा, हम तो त्रिपुरा यहां है आपका, मिजोरम यहां है, थोड़ा बहुत त्रिपुरा में आए हैं। इसके अलावा इस इलाके में थोड़ा बहुत घुसपैठ हुआ है। यहां पर भी थोड़ा पहाड़ है, इसलिए यहां पर करीमगंज वगैरह का जो इलाका है, यहां पर इनका प्रवेश ज्यादा हुआ है। ये मेघालय के इस कोने में, यहां इनका घुसपैठ ज्यादा हुआ है। फिर यहां से आकर के मणिपुर में घुस गए। यहां पर करीमगंज की स्थिति ऐसी है भौगोलिक कि करीमगंज में रिक्शा चलाते हैं और जाके बांग्लादेश में सोते हैं। इस तरीके से बांग्लादेशी मुस्लिमों का घुसपैठ भी असम की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ये समस्या बृहद कब होती है, थोड़ा सा ध्यान देना आप। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से ढेर सारे हिंदू गंगा होता है और भागकर इंडिया आते। हालांकि उतनी मात्रा में नहीं, लेकिन उससे कम मात्रा में बांग्लादेश से भी हिंदू ढेर सारे भागकर इंडिया आते और इंडिया में वहीं जाएंगे जहां उनका पॉपुलेशन, जहां उनका निकटतम क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल आएंगे, उससे सटे हुए बिहार के जिलों में जाएंगे और असम में भी जाएंगे। तो एक अच्छी खासी आबादी 1947 के समय में बांग्लादेश से असम में प्रवेश करी। कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी उसी समय यहां पर हुई। हालांकि उस समय यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना, लेकिन जब भारत
बांग्लादेश युद्ध हुआ 1971 में, आपको याद होगा। 1971 का युद्ध, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, 13 दिनों का युद्ध था। मेरे ख्याल से 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था 1971 में। 72 में शिमला समझौता हुआ था। युद्ध का कारण था कि बांग्लादेश के ही एक नेता मुजीबुर रहमान साहब, वो उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का एक भाग था। पाकिस्तान के चुनाव में चुनाव जीतते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान उनको, बांग्लादेशी मुसलमान को अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मुजीबुर रहमान साहब को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुजीबुर रहमान साहब की पार्टी के कैडर इसके विरोध में जन आंदोलन शुरू करते हैं। आजादी की लड़ाई शुरू हो जाती है। इनके जन आंदोलन को कुचलने के लिए लाखों की संख्या में पाकिस्तान से सैनिकों को भेजा जाता है और सैनिक बहुत बर्बरता से इन कैडर के लोगों को, मुजीबुर रहमान साहब के पार्टी के लोगों को कुचलने का प्रयास करते हैं, हिंसक तरीके से कुचलने का प्रयास करते हैं। और इस पीरियड में ढेर सारे बांग्लादेशी मुसलमान भागकर भारत में या असम में शरण लेते। तो ये पीरियड था जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा खेप भारत में, असम में प्रवेश करता है। ये चीज अब असम के लोगों को एहसास होने लगी। एक तो बहुत पहले बंगाली आ गए थे, प्रारंभ में पढ़े लिखे लोग थे, आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे, शासन प्रशासन में बंगालियों का वर्चस्व था। दूसरा, बिहार के या अन्य मारवाड़ी हिंदू भी असम के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, हर क्षेत्र में इनका प्रवेश हो चुका था। और तीसरा, इस पीरियड में भी इनका प्रवेश बहुत तेजी से हुआ। इस पीरियड में भी, 71 के पीरियड में भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ। तो इस चीज की फील असम के लोगों में होने लगी थी। उनको लगने लगा था कि बाहरी लोग हमारे विकास के सारे लड्डू खा जाएंगे, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और यहीं पर बाहरी बनाम असमी के मध्य एक एथनिसिटी का विकास होता है और बाहरी लोगों को भगाने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत 1979 से होती है, 1969 से। 1969 में 3 संगठन का जन्म होता है। 1979 में 3 संगठन का जन्म होता है। 1900 आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। दूसरा, AG असम गण संग्राम परिषद, असम गण संग्राम परिषद। और तीसरा, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उसके पहले बोडो का स्टूडेंट यूनियन गठित हो गया था, बट ये 3 नए संगठन उभरकर सामने आते हैं और ये संगठन एक जन आंदोलन शुरू करते हैं और इनकी प्रमुख मांग होती है कि बाहरी लोगों को यहां से भगाया जाए, बाहरी लोगों को यहां से भगाया जाए। आपकी इस कहानी में CAA और NRC की कहानी भी छुपी हुई है। मैं बहुत ज्यादा वहां एलोबरेट नहीं करूंगा, कभी आगे टॉपिक में करूंगा। यहां से बाहरी लोगों को भगाया जाए। बाहरी लोगों में बांग्लादेशी मुस्लिम भी, याद रखना, और बिहारी भी। ऐसा नहीं कि केवल बांग्लादेशी मुस्लिम, सभी। असम माता पहले, भारत माता बाद में। अब किसे बाहरी माना जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न।
बाहरी कब से माना जाए। इन तीनों संगठनों ने जब इस दिशा में जन आंदोलन की शुरुआत करी, हिंसक आंदोलन की शुरुआत करी, तो स्थिति ऐसी बन गई कि दिसंबर 1979 में असम में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जो भी बाहरी लोग हैं उनकी को मारना इन लोगों ने शुरू किया, उनको भगाना शुरू किया। बाहरी लोग के विरुद्ध असम के लोगों में एक तीव्र प्रतिक्रिया का जन्म हुआ, मारो भगाओ बाहरी लोगों को। परिणाम वहां लॉ एंड ऑर्डर हाथों से चला गया। फिर उन संगठनों की सरकार से बातचीत शुरू होती है और मुद्दा फंस जाता है। उस समय 80 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और मुद्दा फंसता है कि इंदिरा गांधी की सरकार कहती है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं उनको बाहरी मानिए और उनको हम भगाएंगे। 25 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं इंडिया में, असम में, उनको असम का नागरिक न माना जाए, बाहरी माना जाए, उनको भगाया जाए। और उसके पहले जो असम में हैं, भले वो बांग्लादेश से आए हुए हों या भले वो बिहार से आए हुए हों, मारवाड़ी हो, उनको असम का नागरिक माना जाए। जबकि ये संगठन इस पर अड़े हुए थे कि नहीं, 1951 के बाद जो इंडिया में आए हैं, असम में आए हैं, उनको बाहरी माना जाए और उन सबको यहां से बाहर खदेड़ा जाए। अब आप समझ सकते हो कि 1951 के बाद आने वाले सभी लोगों को बाहरी मान करके खदेड़ना, इट्स टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। ये किसी के सरकार की बस की चीज नहीं थी। आज देख चुके हो कि एनआरसी के बाद भी 20 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहरी या जिनके पास कागज नहीं, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनको हटा सके। सरकार ने कहा कि फिर से उनको मौका दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर वहां की लोग जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं कि बीजेपी भी वादा खिलाफी कर गई। बट ये मुद्दा वहां रहा है। इंदिरा गांधी से बातचीत हुई, लेकिन ये तीनों संगठन अड़े रहे कि नहीं, 51 के बाद जो आए हैं उनको बाहरी मानकर उनको भगाया जाए। इंदिरा गांधी भी जिद्दी महिला थी, वो इस तरह के संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करती रही। ये संगठन हिंसक आंदोलन करते रहे। 1983 में इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव कराने का निर्णय लिया, बातचीत जारी रहा। इन तीनों संगठनों ने चुनाव का बहिष्कार किया और कहा कि चुनाव को रोका जाए। इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा कि चुनाव नहीं रोकेंगे। इसी 83 में यहां एक बहुत बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया इन संगठनों ने, जिसको हम नीली हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि 1000 से अधिक लोग इसमें मारे गए। ये वे लोग थे जो असम के क्षेत्र में बाहरी लोग थे और असम के लोग जब उनको मार मार कर भगा रहे थे तो ये शरणार्थी कैंप में आ गए थे। मैंने आपको पहले बताया कि 79 से ही बाहरी लोगों के खिलाफ जब वहां जन आंदोलन का उभार हुआ, बाहरी लोगों को मारा जाने लगा, तो उन बाहरी लोगों के लिए ढेर सारे शरणार्थी कैंप बनाए गए और कैंप में उनको ठहराया गया। लेकिन इन संगठनों ने कैंप पर हमला किया और 1000 से अधिक बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को मार डाला। यह भारत का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है, नीली हत्याकांड। आप समझ सकते हो कि आंदोलन कितना विकराल रहा। इधर 82-83 राष्ट्रपति शासन रहा और 83 में फिर चुनाव होता है। इस हत्याकांड के बाद भी इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाया और चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है। हितेश्वर सैकिया फिर मुख्यमंत्री बनते। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक प्रधानमंत्री आते हैं, राजीव गांधी, 1985 में। और 1985 में राजीव गांधी फिर से समझौता का हाथ बढ़ाते हैं। इधर ये तीनों संगठन भी काफी थक चुके थे और इसी थकान के परिणाम स्वरूप ये संगठन भी अब निर्णय लेते हैं कि सरकार की बातों को मान लिया जाए। निर्णय लेने वालों में सबसे प्रमुख संगठन आसू होता है, ध्यान देना।
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। एजीएसपी होता है, उल्फा नहीं होता है। परिणाम आसू के साथ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ, जिसके नेता थे प्रफुल्ल कुमार महंता। प्रफुल्ल कुमार महंता आसू के साथ राजीव गांधी सरकार का समझौता होता है, जिसको हम असम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं, असम समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता में संगठन इस बात पर राजी हो जाते हैं कि मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उन्हीं को बाहरी माना जाएगा। इसके पहले जो आए हैं असम में, वो असम के नागरिक माने जाएंगे, और जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर भगाया जाएगा और बाहरी लोगों को आने से रोका जाएगा। असम एकॉर्ड में राजीव गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस वादा किया कि बाहरी लोगों को भगाया जाएगा। बाहरी लोगों की गिनती के लिए क्या होगा बच्चा? एनआरसी होगी। ये वादा 1985 में कांग्रेस की सरकार ने किया था, और एनआरसी कौन करा रहा है? बीजेपी की सरकार करा रही है। तो आप समझ सकते हो कि एनआरसी वहां का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा था। एनआरसी कराया जाएगा, बाहरी लोगों की पहचान की जाएगी और बाहरी लोगों को भगाया जाएगा। पहला पॉइंट, बाहरी लोगों को अंदर आने से रोका जाएगा और इसके लिए एक अलग कानून बनाया जाएगा। अवैध प्रवासी अधिनियम पारित किया गया 1985 में असम एकॉर्ड के बाद। एक, ये मैंने बताया 1985 असम समझौता, और फिर असम समझौता के बाद अवैध प्रवासी अधिनियम पारित किया गया। अवैध प्रवासी अधिनियम पारित किया गया, लेकिन इन सभी प्रयासों का कोई आउटपुट नहीं रहा। कांग्रेस वादा करने के बाद भी इस दिशा में कठोर कदम उठाने में सक्षम नहीं रही, क्योंकि वहां के मुस्लिम कांग्रेस के वोट बैंक थे, और बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ अभियान चलाने, अवैध मुस्लिमों की पहचान करने और उनको बाहर भगाने से कांग्रेस का वोट बैंक नाराज हो सकता था। कांग्रेस के लिए यह एक राजनीतिक नुकसान था, इसलिए कांग्रेस इस पर बहुत गंभीर नहीं रही, और इस घटना ने असम के लोगों में एक असंतोष को जन्म दिया। इस घटना ने असम के लोगों में एक असंतोष को जन्म दिया, और इस असंतोष की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में असम में अलग देश की मांग, अलग राज्य की मांग, तमाम तरह की समस्याओं के लिए रही। यहां एक दो बातें और मैं बताना चाहूंगा कि जब बाहरी लोगों को भगाने की बात उठी थी, तो बाहरी लोगों में यूपी बिहार के लोग तो थे ही, बांग्लादेशी मुस्लिम सबसे ज्यादा थे टारगेट पे। और वो बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि वो तो आए थे भले बांग्लादेश से, लेकिन वो तो असम का वोटर आईडी कार्ड बनवाकर, राशन कार्ड बनवाकर असम के नागरिक हो चुके थे। वो अपने को इंडियन कहते थे। अब तो जांच का विषय था कि वो कहां तक इंडियन है और कहां तक नहीं। इसलिए इसी तत्काल प्रतिक्रिया में 1980 में एक इन मुस्लिमों के हितों के लिए लड़ने के लिए एक और संगठन बनता है, आमसू। 1980 में, 79 में आसू आदि आदि, तो ध्यान देना 1980 में ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन, आमसू का गठन होता है, जो मुस्लिमों के अधिकारों के लिए लड़ता है। और मैंने बताया था कि इसी आमसू की एक पॉलिटिकल विंग के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन तो पॉलिटिकल पार्टी का काम करेगा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक पार्टी का गठन होता है, जो राजनीतिक दल की चर्चा में मैंने आपको बताया था। तो मोटा मोटी एक कहानी आपको मिल गया होगा। एक बात, दूसरी बात मैं यहां कहना चाह रहा था कि 1985 में असम एकॉर्ड पर साइन होने के बाद कांग्रेस की सरकार ने एक राजनीति करी
और राजनीति करी कि 83 में ऑलरेडी हितेश्वर सैकिया चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद 83 और 5 1988 5 साल का उनका कार्यकाल होना चाहिए था, लेकिन हितेश्वर सैकिया ने इस्तीफा दिया और चुनाव करा दिया गया और 85 में चुनाव कराया गया और इस चुनाव में कांग्रेस ने सपोर्ट किया किसको? असम गण परिषद को। यहीं से आसू से एक पॉलिटिकल विंग निकलकर सामने आया, एक पॉलिटिकल पार्टी आसू का AGP, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का पॉलिटिकल पार्टी का विंग AGP, असम गण परिषद। और आसू के नेता ही इस असम गण परिषद के प्रमुख बन गए, प्रफुल्ल कुमार महंता। इस असम गण परिषद ने 85 के चुनाव में चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने इसका समर्थन दिया और प्रफुल्ल कुमार महंता मुख्यमंत्री बना दिए गए और कहा गया कि महंता जी अब हटाइए बाहरी लोगों को। मैंने बताया कि समझौता करना आसान है, लेकिन कहीं से भी किसी बाहरी लोग को पहचान करके उनको एकदम बाहर करना एक टफ जॉब है। ये महंता के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। 85 से लेकर के 86 कहो, 86 में 85 में तो रिकॉर्ड होता है, 91 तक महंता की सरकार रही। फिर महंता के बाद हितेश्वर सैकिया की सरकार आई, बट AGP बाहरी लोगों को भगाने को लेकर के वहां जन आंदोलन करता रहा। यही एजेंडा रहा इस पॉलिटिकल पार्टी का। वो आरोप लगाता रहा कि कांग्रेस नहीं करने दे रही है। फिर हितेश्वर सैकिया की सरकार आती है, फिर 91 से 96 तक हितेश्वर सैकिया की सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार रहती है। फिर 96 से असम गण परिषद की सरकार आती है। प्रफुल्ल कुमार महंता फिर 5 साल का अपना टर्म पूरा करते हैं, लेकिन 2001 तक प्रफुल्ल कुमार महंता भी जिनके एजेंडे में प्रमुख था, लेकिन वो कांग्रेस पर आरोप लगा करके अपने बचाव कर लेते थे और सत्ता में आ रहे थे, वो भी इस दिशा में कोई काम नहीं कर सके। फिर कालांतर में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस, तमाम तरह की घटनाएं, परिणामतः बीजेपी 2016 में इसी मुद्दे को आधार बना करके चुनाव लड़ती है कि हम आएंगे तो NRC भी करवाएंगे, बाहरी लोगों को भी भगाएंगे, और इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ती है और बीजेपी चुनाव जीतती है असम गण परिषद के सहयोग से। और फिर NRC कराया जाता है। उसके बाद की सारी कहानी आप जानते हो। जब कभी इस टॉपिक को लेकर के मैं पढ़ाऊंगा या इंटरनल सिक्योरिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके अन्य आयामों की चर्चा बेहतर तरीके से करूंगा। ये था एक मोटा मोटी असम की कहानी, और इस कहानी से जुड़ा हुआ है बोडो समस्या। इसलिए अब फिर हम लोग इस इलाके के प्रमुख क्षेत्र बोडो क्षेत्र, जहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है, इस क्षेत्र की कहानी को लेकर के चलते हैं। और बोडो समस्या के मूल में भी ये बांग्लादेशी घुसपैठ या बाहरी लोगों का घुसपैठ है। डन, यहां तक कोई दिक्कत? असम में कुछ और समस्याएं भी है, इस मैप में दिखाई दे रहा है। केलो की समस्या है, एक अलग यहां समुदाय है जो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहा है, स्टेट देश की मांग कर रहा है, कामतापुर स्टेट की मांग कर रहा है। यहां एक कम्युनिटी है, एक एथनिक ग्रुप है, इसको हम कूच और राजबोंगसी कहते हैं। ये मंगोलाइट से थोड़ा अलग है, अलग टाइप के। यहां एक अलग इंसर्जेंसी मूवमेंट चल रहा है, उग्रवादी आंदोलन चल रहा है। यहां पर इस इलाके में भी करबी आंगलोंग 2 जिला है, पहाड़ी, दोनों को स्वायत्त परिषद बना दिया गया है। फिर भी यहां एक जन आंदोलन लंबे समय तक चला। यहां एक दीमा हसाओ, इसी कछार पर्वत पर आंदोलन, तो कई आंदोलन अन्य भी चल रहे हैं, बट छोटे छोटे असम के जन आंदोलनों में आज के डेट में सबसे बड़ी जो समस्या लंबे समय तक एग्जिस्ट करती रही, क्योंकि बाहरी लोगों को भगाने का समस्या तो पूरे असम से नहीं था, ये थे इधर में बहुत ज्यादा। ये मुद्दा इन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं था। बाहरी लोगों के लिए चिंता का विषय बाहरी लोगों का कहां का था? इस बोडो इलाके का था, और इसका राजनीतिकरण हो गया। इसलिए जो बड़ी समस्या वहां की रही, अगर किसी कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम, तो बोडो समस्या रही। सभी समस्याओं में सबसे विकराल समस्या।
इसलिए आज हम बोडो समस्या और बोडो समस्या को खत्म कर दिया गया 27 जनवरी 1920 को बोडो समझौता के द्वारा। इस समझौता में कहां तक खत्म हुआ, कहां तक खत्म नहीं हुआ, इसके सामने आज क्या क्या चैलेंजेस है, इसकी कहानी की शुरुआत हम अभी से करते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे, अब बोडो पर नजर डालते हैं। मैंने आपको मैप में दिखाया था, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, वही बातें जो मैंने आपको कही थी। ये टॉपिक पे और असम पे मैं आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपका मैप, ये असम का ही मैप है, आपको दिख रहा है। यहां पर एक बीच में सी ग्रीन कलर का एक नदी बह रहा है, वो भी आपको दिख रहा होगा, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी के ये वाला जो इलाका है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये इलाका मेघालय का इलाका है बच्चा, ठीक है, यहां तक ले लो, मेघालय का इलाका है। फिर ये ब्रह्मपुत्र के उत्तर में जो इलाके हैं, इस उत्तर के इलाके को दो भागों में बांटा गया है, एक रेड वाला और एक थोड़ा सा हल्का लाल वाला। इस पूरे इलाके में बोडो कम्युनिटी रहती है, ध्यान देना, यहां भी बोडो रहते हैं बच्चा, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा रहते हैं इन चार जिलों में, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी, ये चार जिले हैं जहां कुल बोडो आबादी का 30% इन चार जिलों में रहते हैं। बट बाकी और भी उसके जो नीचे कम रेड इलाका है, इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 20 लाख है। ये बोडो एक कम्युनिटी है, बोडो एक समुदाय है, बोडो एक एथनिक ग्रुप है, एक विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसके कई सब ग्रुप भी है, ध्यान दीजिएगा। और बोडो को एक शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में शेड्यूल्ड किया गया है, अनुसूचित किया गया है, इनको जनजाति माना गया है, इनको मानव समाज में पिछड़ा समुदाय माना गया है। पिछड़े समुदाय को ही जनजाति के रूप में शेड्यूल किया जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इनको जनजाति माना गया, इनको पिछड़ा समुदाय माना गया। ये पूरे असम की आबादी के लगभग 5.5% से 6% पॉपुलेशन है इनका, यानी कुल असम के पॉपुलेशन का लगभग 6% पॉपुलेशन है। ये ट्राइब्स है, एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक समूह है, बड़ा रिलैक्स रहने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन गुस्साते हैं तो ज्यादा गुस्साते हैं। यही इनका ये इलाका है। इस इलाके में भी ये है, यहां पर भी है, यहां पर भी ये है, लेकिन यहां पर इनकी आबादी कम है। यही है बोडो। अगर इस बोडो का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देखना चाहें इनके बारे में, इनकी भाषा बोडो है। ये बोडो कछारी से अपने को जोड़ते हैं, कछार का जो इलाके से कछारी कम्युनिटी बनता है, बोडो कछारी से अपने को संबद्ध करते हैं, बोडो भाषा बोलते हैं। अभी भी बोडो भाषा ये बोल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग असमी भाषा बोलने लगे, लेकिन बोडो भाषाई पहचान को लेकर के ये अवेयर रहे हैं और बोडो भाषा बोलते रहे। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी और बोडो कछारी समुदाय का एक हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में रहने वाले एक मूल निवासी और बोडो कछारी समुदाय का एक हिस्सा। यह मुख्यतः असम के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी क्षेत्रों में इनका निवास है।
मुख्यतः असम के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी क्षेत्रों में इनका निवास है। इनकी जनसंख्या लगभग 20 लाख है। पूरे असम की जनसंख्या का 5.5%। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इनको शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत रखा गया है। ये क्रिश्चियन नहीं है, ध्यान देने की बात है, इनका ईसाईकरण नहीं हुआ है। ये मैक्सिमम हिंदू है और ये बोडो भाषा बोलने वाले हैं। ये हिंदू है और ये बोडो भाषा बोलने वाले हैं। ये इनका एक परिचय जो मैंने आपको दिया। नाइनटीन 1967 बोडो की कहानी 1967 से प्रॉपरली शुरू होती है। 1957 में सरकार ने निर्णय लिया कि असमी भाषा को राजकाज की भाषा बनाई जाए। तो कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र जो थे उनको लगने लगा वो अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अवेयर हुए, और उनमें बोडो भी थे। और इसी अवेयरनेस का परिणाम था कि 1967 में एक संगठन बनता है। 1967 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, और संगठन बनाकर ये अपने बोडो भाषा और सांस्कृतिक पहचान को लेकर के अभियान चलाते। और इन्हीं के प्रयास का परिणाम रहा कि असम में बोडो भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। हमने पहले लिखवाया है कि यहां के असमिया भाषा बोलने वाले लोग होते हैं और बोडो भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 1967 से कहानी की शुरुआत होती है। बोडो लोगों में वी बोडो, हम बोडो, बाकियों से हम अलग, हमारी विशेष संस्कृति, हमारी विशेष सांस्कृतिक पहचान के रूप में इनके अंदर एक एथनिसिटी का विकास होता है, निर्जातीयता का विकास होता है, एक हम की भावना का विकास होता है ये बोडो कम्युनिटी के लोगों में। 1967 हालांकि उसी समय से ही ये पृथक बोडोलैंड की मांग शुरू कर देते। उस समय एक और आंदोलन चल रहा था, याद रखना, अभी जो 27 जनवरी 2020 को समझौता हुआ है, बोडो समझौता, उसमें एक समूह और था जो इस समझौते में बैठा हुआ था, प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ आसाम, PTCA। इस PTCA का जन्म भी 1967 में हुआ था, 1966 में। और PTCA भी अपने लिए एक उदयांचल की मांग कर रहा था, उदयांचल की मांग कर रहा था अपने लिए, एक अलग आंदोलन चल रहा था। हालांकि फिर बोडो के साथ उसका तालमेल हुआ, हमें उतना दूर नहीं जाना है। इसलिए बोडोलैंड की मांग उसी तर्ज पर बोडो लोगों ने करी, लेकिन इस मांग के प्रति कोई बहुत बड़ा भीषण जन आंदोलन की शुरुआत इन्होंने नहीं करी। 67, 68, 69, 70, 71, 72 में जब 3 राज्यों का गठन किया गया तो इनके अंदर ये विचार और ज्यादा प्रबल हुआ। मेरी बात को समझ में आ रही है? अगल बगल जब हम देखते हैं कि अलग अलग जनजातियों के लिए अलग अलग राज्यों का गठन किया जाता है, तो फिर इनके अंदर भी अपने लिए भी एक अलग राज्य के गठन की मांग तीव्र हुई, लेकिन अभी हिंसक नहीं हुई, भीषण नहीं हुई। 72 के बाद 73, 74, 72 के बाद मैंने कहा था कि ढेर सारे 71 में बांग्लादेशी भारत में आए थे, उधर पृथक 3 राज्यों का गठन कर दिया गया था। 73, 74, 75 तक असम के लोगों में
इस बात का भान होने लगा, अभी हमने चर्चा की कि बाहरी लोग हमारे यहां बहुत ज्यादा प्रवेश कर गए हैं और हमारे विकास के लड्डू ये बाहरी लोग खाएंगे। और 1979 से 79 से इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ। 3 संगठनों का जन्म हुआ, अभी हमने कहा। और बाहरी लोगों के खिलाफ जब जन आंदोलन की शुरुआत होती है तो आबसू अपने बोडोलैंड की मांग को अभी ठंडे बस्ते में रखकर आसू के साथ मिलकर, असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर, उल्फा के साथ मिलकर असम से बाहरी लोगों को भगाने के लिए जन आंदोलन में लग जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, 1979 में जो आप्रवासियों के विरुद्ध असम में आंदोलन की शुरुआत होती है, उभार होता है, उस आंदोलन में आबसू भी शामिल था। आबसू भी शामिल था। फिर 1980 शांत रहा। इधर बाकी जो हो रहा था वो आसू, असम गण संग्राम परिषद, उल्फा के नेतृत्व में हो रहा था। ये पीछे पीछे खड़ा था। 83 में चुनाव, 84, 85 में असम एकॉर्ड। असम एकॉर्ड के बाद बोडो समुदाय के लोगों में एक रिएक्शन का जन्म होता है। कहा जाता है कि बोडो समस्या के पीछे कहीं ना कहीं इस एकॉर्ड का भी एक भूमिका रहा। असम समझौता में कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने यह आश्वासन दिया, असम गण संग्राम परिषद कहिए या आसू कहिए, इनके प्रतिनिधियों को, कि असमी भाषा और संस्कृति को महत्व प्रदान किया जाएगा, विशेष महत्व प्रदान किया जाएगा। असमी भाषा और संस्कृति को विशेष महत्व प्रदान किया जाएगा। तो 2 बातें इनको दिखाई दी। एक, असम एकॉर्ड में असमी भाषा और संस्कृति को विशेष महत्व प्रदान करने की बात, और दूसरी, असम गण संग्राम परिषद, असम गण परिषद बनाकर के पॉलिटिकल पार्टी में प्रवेश प्रफुल्ल कुमार महंता का, सत्ता पर काबिज होना। इनको लगा कि हम लोग तो हाशिए पर चले जाएंगे, और यहीं से 2 संगठनों का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से 2 संगठनों का जन्म होता है। एक संगठन का जन्म होता है 1986 में। 2 संगठन नहीं, मतलब एक संगठन का जन्म और एक संगठन का पुनर्जन्म हम कह सकते हैं। एक संगठन का जन्म होता है 1986 में, बोडो सिक्योरिटी फोर्स। बोडो सिक्योरिटी फोर्स, बोडो सिक्योरिटी फोर्स। इसके जन्मदाता हैं रंजन दैमरी। नाम थोड़ा टेढ़ा है। रंजन दैमारी। रंजन दैमारी के नेतृत्व में बोडो सिक्योरिटी फोर्स का गठन होता है, और बोडो सिक्योरिटी फोर्स हिंसक तरीके से एक अलग बोडोलैंड देश की मांग करना शुरू कर देता है। ध्यान देना, उधर उल्फा अलग देश की मांग कर रहा है, पूरे असम के लिए एक अलग देश, संप्रभु देश, भारत से अलग देश। यानी उल्फा अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व करने लगा, और इसी अलगाववादी आंदोलन के तर्ज पर बोडो लोगों के लिए अलग बोडोलैंड राज्य नहीं, बोडोलैंड संप्रभु राज्य, राष्ट्र राज्य, भारत से पृथक एक अलग देश की मांग को लेकर के रंजन दैमरी ने जन आंदोलन को शुरू किया। ध्यान रखना, यही रंजन दैमरी बाद में एनडीएफबी के गठन के मुख्य बने। यही संगठन 1994 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड बन गया। यही एनडीएफबी एक लंबे समय तक 2020 तक बोडो समस्या के मूल में विद्यमान रहा, असम में हिंसा का कारण रहा। 100 लोगों का नरसंहार इस संगठन ने किया। रंजन दैमरी के नेतृत्व में 1986 में एक संगठन
बोडो सिक्योरिटी फोर्स का गठन और अलग बोडोलैंड देश की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन की शुरुआत, उग्रवाद की शुरुआत। अगर हम इसको स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक उग्रवादी संगठन उल्फा रहा और एक संगठन बना। आंसू वगैरह उग्रवादी नहीं, ये तो फिर जन आंदोलन का रूप रहा। जनता भी कभी कभी हिंसा कर देती है, सड़क पे तोड़फोड़ मचा देती है, गैर कानूनी गतिविधियों को कर देती है, लेकिन उग्रवादी का मतलब हथियार लेकर। नक्सलवाद एक उग्रवाद है, वामपंथी उग्रवाद हम कहते हैं इसको। तो उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत करता है और इसी समय ध्यान से देखना 1987 में आबसू का पुनर्जन्म होता है। आबसू बोले तो ऑल असम ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। पुनर्जन्म बोले तो नए नेता के नेतृत्व में। ये नया नेता कौन था? उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में आबसू ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में आबसू बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर के जन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बोडोलैंड राज्य, अलग देश नहीं, भारत के अंतर्गत राज्य। असम के बोडो बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक काटकर एक राज्य, जहां बोडो आबादी रहती है, इनको मिलाकर बोडो लोगों के लिए एक अलग राज्य बोडोलैंड का गठन किया जाए। जैसे असम को काट करके मिजोरम का गठन किया गया, या असम को काट करके 87 में मिजोरम का गठन कर दिया गया था। याद रखना, ये अलग राज्य की मांग के पीछे 1987 में ये मांग आता है, और ये मांग तब आता है जब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों के गठन की भूमिका 1986 से ही शुरू हो चुकी थी। तो इन लोगों ने देखा कि अलग राज्य काट के बनाए जा रहे हैं। असम को काट करके अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य बना दिया गया, या नेफा था, मिजोरम बना, कई राज्य बने, तो फिर असम को काट करके बोडोलैंड एक क्यों राज्य नहीं? तो यहां पर दो तरह से बोडोलैंड की मांग को लेकर के जन आंदोलन की शुरुआत होती है बच्चों। एक उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में, आबसू के नेतृत्व में बोडोलैंड राज्य की मांग, जो जनतांत्रिक आंदोलन के रूप में, सड़क जाम इस तरह के आंदोलन के रूप में, और दूसरा छात्र संगठन किस प्रकार का आंदोलन करता है। आबसू एक स्टूडेंट यूनियन है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा आबसू के नेता है, और दूसरा रंजन दैमरी के नेतृत्व में बोडो सिक्योरिटी फोर्स द्वारा हिंसक तरीके से बोडोलैंड देश की मांग। ये दो आंदोलन अग्रसर होते हैं। इधर सरकार के लिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना जरूरी हो जाता है, और इन्हीं सरकार के इन सरकार के प्रयासों में पहला बोडो एकॉर्ड होता है, पहला बोडो समझौता होता है 1993 में। 1993 में पहला बोडो समझौता होता है। भारत सरकार और आबसू के बीच, ध्यान देना, बोडो सिक्योरिटी फोर्स के बीच नहीं, वो तो उग्रवादी है, सरकार उसको बंदूक से मारेगी, सरकार उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगी, वो तो आतंकवादी है, उग्रवादी है। लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखा हुआ है आबसू, उसके साथ सरकार ने समझौता किया और कहा कि भाई आपको अलग राज्य नहीं दे सकते हैं, आइए हम आपको एक अलग स्वायत्त परिषद का गठन कर देते हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे कि 27 जनवरी 2020 को जो बोडो एकॉर्ड होता है, ये तीसरा बोडो एकॉर्ड है। पहला बोडो एकॉर्ड 1993 में हुआ था, दूसरा बोडो एकॉर्ड 2003 में हुआ था, और तीसरा बोडो एकॉर्ड 2020 में हुआ है। 1993 में बोडो समझौता होता है, और बोडो लोगों के लिए अलग राज्य देने के बताए आबसू से कहा सरकार ने कि देखो अलग राज्य मत मांगो,
कितना काट काट के राज्य बनाएंगे। हम आपको एक स्वायत्त परिषद का दर्जा दे देते हैं, यानी हम आपको स्वायत्तता देते हैं। आप एक तरह से अपने क्षेत्र में विकास का काम आप ही करो। आपके इस परिषद को हेड को फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आप डेवलपमेंट करो, आपको ढेर सारा अधिकार दे दिया गया। यही है स्वायत्त परिषद का मतलब। यह एक प्रकार का वैसा ही है कि आप 1 किलो मिठाई मांग रहे हो तो आपको 1 पाव देकर के कहा गया कि खाओ, अभी इतना काफी है। अब जब आबसू के साथ समझौता सरकार करी तो निश्चित रूप से ध्यान देना, जो बोडो सिक्योरिटी फोर्स है रंजन दईमरी द्वारा, उसको यह बात अच्छा नहीं लगा होगा। इसलिए उसने और ज्यादा रिएक्शन दिखाया और 1994 में 1994 में रंजन दईमरी के लिए हम केवल आरडी शब्द लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल डी, तो आप समझ जाएंगे। रंजन दईमरी ने 1994 में बोडो सिक्योरिटी फोर्स का नाम बदल करके रख दिया NDFB। कौन? आरडी, रंजन दईमरी। रंजन दईमरी ने बोडो सिक्योरिटी फोर्स का नाम बदल दिया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेता कौन? रंजन दईमरी, वही जो 86 में बोडो सिक्योरिटी फोर्स का गठन किए थे। और इस संगठन के बैनर तले इन्होंने स्वायत्त देश की मांग, राज्य की मांग को लेकर के अपना हिंसक आंदोलन तीव्र कर दिया। इस पीरियड में एनडीएफबी ने बड़े बड़े हत्याओं को करना शुरू किया, हिंसक आंदोलन तेज हो गया। इधर उल्फा ऑलरेडी हिंसक आंदोलन चला रहा था, अभी उल्फा में नहीं जाना, बोडो फोकस्ड रहिए। एनडीएफबी का हिंसक आंदोलन तेज हुआ, ध्यान दीजिएगा। और 93 के इस समझौता के विरोध में इसी में से कुछ लोग निकलकर, किसमें से? आबसू में से कुछ लोग निकल करके, उन लोगों में नाम था, ध्यान देना, 1996 प्रेम नाथ ब्रह्मा। 1996 में प्रेमनाथ ब्रह्मा ने एक अलग संगठन बनाया। संगठन का नाम क्या था बच्चा? बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स। बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स। बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स। ध्यान देना, एनडीएफबी अपना एक अलग उग्रवादी संगठन के रूप में काम कर रहा है बोडोलैंड देश की मांग को लेकर के। किसके नेतृत्व में? रंजन दईमरी के नेतृत्व में। इधर बीच में एक इमरजेंस होता है प्रेमनाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में नेशनल बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स का। सरकार इनसे भी समझौता की बात करती है और 2003 में दूसरा बोडो एकॉर्ड साइन होता है। 2003 में बच्चा इसी बीएलटीएफ के साथ सेकेंड बोडो एकॉर्ड 2003 में बोडो एकॉर्ड पे हस्ताक्षर होता है। और बोडो स्वायत्त परिषद के जगह पर बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का जन्म होता है। बीटीसी, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल आता है। समझौता सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के बीच। बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के बीच।
और यहां पर बीटीसी का गठन होता है। बीटीसी मतलब इनका एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है। ध्यान देना, पहले हम लोग जिस इलाके की चर्चा किए थे यही, बीटीसी में इन 4 जिलों को शामिल किया जाता है। बीटीसी में इन 4 जिलों को शामिल किया जाता है और इस बीटीसी के अंतर्गत 40 सीट बनाए जाते हैं। 40 सीट्स में चुनाव होगा, यह बीटीसी होगा। बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, इसको बीटीएडी भी कहा जाता है। ध्यान देना, बीटीएडी, इसको हम बीटीसी, और बीटीसी के अंतर्गत ये 4 बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, जिला बीटीएडी ये होंगे। ये बीटीसी कब आया था बच्चा? तो 2003 में। 2003 में बोडो एकॉर्ड्स के, बोडो समझौता द्वारा, सेकेंड बोडो समझौता द्वारा यह समझौता बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स और सरकार के बीच हुआ था। बीटीसी में ये 4 जिला, इन 4 जिले को बोडो टेरिटोरियल काउंसिल कहा गया। इन प्रत्येक जिले को बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की संज्ञा दी गई। 4 जिले के बोडो उग्रवादियों, बोडो लोगों को शामिल किया गया। ध्यान रहे, इसमें सारे बोडो शामिल नहीं रहे। इसमें कुल बोडो आबादी के केवल 30% बोडो, 30% बोडो शामिल है। यहां पर 40 सीट है, 40 सीट्स। अब आप जब पढ़ोगे बोडो एकॉर्ड का प्रोविजन तो आपको पीछे से ही आप कंपेयर करोगे, तभी आप एनालाइज करोगे। अब कितना सीट कर दिया गया बच्चा? 60 सीट। क्योंकि ये तीसरे बोडो एकॉर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने तो काफी हद तक चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया था। यानी बीटीसी के गठन के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी। बीटीसी के गठन के बाद भी बोडो समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाया था। 2003 के बीटीसी के गठन के बाद भी कुछ मुद्दे उसमें फंसे लटके पड़े थे, इसका समाधान करना जरूरी था। उन्हीं मुद्दों को लेकर के बोडो लोगों में असंतोष, और इस असंतोष को लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी या अलग अलग उग्रवादी संगठनों द्वारा अपनी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था, लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था। इसमें मामला क्या था मैंने आपको बता दिया। लगभग 3043 के आसपास गांव थे इसमें। आई थिंक लगभग 3000 के आसपास, उसमें करीब कुछ गांव और बढ़ा दिया गया। अब 3100 कुछ गांव है। उस समय तक 3000 गांव था और ये 3000 गांव के आसपास थे। 40 सीटों पर चुनाव होता था। इन इलाकों में 40 सीटों पर चुनाव होता था। ये चुने हुए प्रतिनिधि, यहां चुनाव लोग लड़ते थे और ये चुनाव लड़ करके इन्हीं प्रतिनिधियों के पास ढेर सारे अधिकार थे। पूरा डेवलपमेंट राइट इनको दे दिया गया था कि आप अपने क्षेत्र का विकास आप करो, सरकार फंड देगी आपको। कम से कम आप ये आरोप नहीं लगाओगे कि सत्ता पर असमी लोग काबिज हैं और वो सारा सत्ता का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि प्रशासन असम गवर्नमेंट के पास होती थी। प्रशासन असम गवर्नमेंट के पास, और असम में अगर कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित रूप से मुस्लिम का प्रभाव इस सरकार पर होगा, और मुस्लिम का प्रभाव होगा तो इस इलाके के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे वहां पर मुस्लिम एसपी आएगा, मुस्लिम डीएसपी आएगा, फलता मुस्लिम दरोगा, मुस्लिम इंस्पेक्टर, मुस्लिम पुलिस। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो राज्य सरकार के पास था। डेवलपमेंट का काम इस बीटीसी को दिया गया था। बहुत सारे अधिकार और दिए गए थे, लेकिन प्रशासन का काम, ध्यान देना, 2000 वाले में प्रशासन में भी इनकी भूमिका को स्वीकार किया गया। यानी यहां कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो बीटीसी के हेड से सहमति से होगी। मैं बाद में चर्चा करूंगा, बट चेंज देखो।
जिस चेंज ने प्रॉब्लम को जन्म दिया। और तब हम असम एक बोडो एकॉर्ड को देखेंगे कि उसमें अब क्या कमी है, और उस कमी के आधार पर देखेंगे कि आगे की प्रॉब्लम संभव हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो समस्या रही, एक समस्या कि प्रशासन असम सरकार के पास, ये इनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष का कारण था कि हमें डेवलपमेंट का काम दिया गया और प्रशासन का काम नहीं दिया गया, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यहां रहा बच्चा कि वो बहुत सारे इलाके जहां बोडो आबादी रहती थी लेकिन वो बीटीसी के दायरे के बाहर थे। अब उन बोडो के हितों की रक्षा के लिए कहीं कोई सिस्टम नहीं था। इस मुद्दे को लेकर के इस बीटीसी के बाहर के या बीटीसी के सीमा से सटे हुए जो बोडो बहुल गांव हैं, वहां के बोडो में असंतोष था, इसलिए यह भी इस बोडो की समस्या में शामिल था, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं किया गया। ये हो रहा था कि बोडो की अब यहां कई तरह की समस्याएं उभर कर सामने आ रही थी। ये बीटीसी के लोग कह रहे थे, या जो बोडो संगठन के लोग थे वो कहते थे कि जो बोडो आबादी के गांव हैं इनको भी बीटीसी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए। एक मुद्दा फंसा हुआ था। दूसरा मुद्दा एक और बिगड़ था, वो ध्यान देना कि जो बीटीसी के अंदर ये जो क्षेत्र के जो गांव थे, कई गांव थे, पहले यहां बोडो आबादी थी, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेशी घुसपैठ, रहीम चाचा आए, भतीजे को 3-4 को बुला लिए यहां पर काम करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, रोजगार के लिए, और धीरे धीरे इन गांवों में जो कल बोडो बहुल गांव था वो धीरे धीरे मुस्लिम बहुल गांव हो गया, गैर बोडो बहुल गांव हो गया बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण, और वहां बोडो अल्पसंख्यक हो गए। ध्यान देना, यानी बोडो के दक्षिणी सीमा से सटे हुए जो बोडो बीटीसी के अंतर्गत गांव थे, वहां इतना ज्यादा बाहरी लोगों का घुसपैठ हुआ, बांग्लादेशी का घुसपैठ हुआ कि वो बोडो बहुल गांव धीरे धीरे गैर बोडो बहुल गांव हो गए, और वहां बोडो माइनॉरिटीज में आ गए। अब चाहे आबसू हो, चाहे बोडो संगठन पे कोई राजनीतिक दल हो जो बोडो के वोट को लेकर के राजनीति करता हो, चाहे बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स हो जो 2003 में इसने अपना एक पॉलिटिकल कलेवर शुरू किया, बोडो डेमोक्रेटिक फ्रंट बना करके चुनाव लड़ना शुरू किया, ये हो, इन सब का कहना था कि हमारे बीटीसी के गांवों से जो बाहरी लोग आ गए हैं, जिसके कारण बोडो अल्पसंख्यक हो गए हैं, उन बाहरी लोगों को यहां से बाहर खदेड़ा जाए, बीटीसी के एरिया से बाहर खदेड़ा जाए। पॉइंट नंबर 1। और जो बाहरी आए थे वो कह रहे थे, जिसमें ज्यादातर मुसलमान, उनके नेता आमसू, मुल्टा को एक आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है, मुल्फा, इन लोगों का कहना था कि हम बाहरी कहां हैं, हम तो यहीं के हैं, और ये कैसा है कि हमारे गांव में बोडो अल्पसंख्यक हैं, हम लोग यहां ज्यादा आबादी में हैं, फिर भी हमें बीटीसी के अंतर्गत रख दिया गया है। अब बीटीसी के अंतर्गत रखने के परिणाम स्वरूप हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यहां हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हमारे गांव को बीटीसी से बाहर किया जाए। समस्या नंबर 1, प्रशासनिक अधिकारों की कमी। समस्या नंबर 2 कि इनके अंदर जो बोडो अल्पसंख्यक गांव हो गए थे, वहां से बाहरी लोगों को भगाना या फिर उन अल्पसंख्यक गांव को बीटीसी से बाहर करने की मांग। समस्या नंबर 3 कि बोडो के बाहर के जो गांव थे, जो बीटीसी के दायरे से बाहर थे, उन गांव के जो लोग थे, जो बोडो तो थे, ये बोडो बहुल गांव भी थे, लेकिन बीटीसी के अंदर इनको शामिल नहीं किए जाने के कारण इनके विकास की उपेक्षा हो रही थी, इनके विकास की समस्या, ये सब कुछ ऐसी प्रमुख समस्या थी जिसने 2003 में बीटीसी के बनने के बावजूद यहां के लोगों में एक असंतोष को जन्म दिया, और इस असंतोष ने वहां कई
इंसर्जेंसी के उभार का कारण बना, उग्रवाद के उद्भव का कारण बना, जन आंदोलनों के उद्भव का कारण बना। राजनीतिक दलों ने इसी पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया। ये सब बीटीसी के बाद से जुड़ी हुई समस्या है। अब बोडो एकॉर्ड में इसी बीटीसी के प्रारूप को चेंज किया गया। बोडो एकॉर्ड जो 27 जनवरी 2020 को हुआ, इस बीटीसी को, जो पहले क्या था, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल BAC, 2003 में सेकेंड बोडो एकॉर्ड के बाद ये क्या बन गया, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल BTC। 2020 में अब इसका नाम बदलकर रख देने का निर्णय लिया गया, बोडो टेरिटोरियल रीजन BTR। BTR में क्या होगा, BTR का क्या, इतना तो आप समझ चुके हो कि पीछे की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया होगा। लेकिन पीछे की कमियों के कारण क्या जन आंदोलन हुआ, NDFB ने क्या किया और कैसे इस बोडो एकॉर्ड में, थर्ड बोडो एकॉर्ड में NDFB शामिल हुआ, ये सब कहानी हम कल करते हैं। कल हम एक क्लास आपको ओवर कर देंगे। एक पक्ष अच्छा से हमने आपको समझा दिया है, कल तक पूरा फिनिश कर दूंगा। कल टाइम बचता है तो जो आपके प्रश्न और उसके आंसर की फ्रेमिंग की बात, प्रमुख शब्दावली की बात, मैं वो भी करा दूंगा, क्योंकि अब 1-2 दिनों में आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत प्रॉपरली हो जाएगी। 8:24 हो गया है, तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लोग, हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप कामना करें कि हमारे शिक्षक गण स्वस्थ रहे, हमारी टीम स्वस्थ रहे। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत IAS प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।